हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज हमारे लेट्स टॉक सीरीज में एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है सारे ओडिशा वासी के लिए कि उनका एक शहर जो पूरी तरह से सोलर पावर होगा, यानी पहले आप बोल सकते हो ये एक सूर्य नगरी में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैं भी ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। चलिए इसके बारे में आगे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल से आप देख सकते हैं, ये 20 तारीख की घटना है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर ने फाइनेंस करने वाला है कोणार्क टेम्पल और टाउन को पूरा सोलर पावर करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और डिटेल कि कैसे ये होने वाला है। तो अगर आप देखो, ये एक जो प्रोजेक्ट है ये 10 मेगावाट का पावर ग्रिड बनाना होगा जो कि सोलर पावर से पावर्ड होगा। और इसमें वो लोग क्या करने वाले हैं कि जो वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड है, तो यानी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह के सिस्टम्स यहाँ पे होने वाले हैं। और इसमें ये से बहुत सारे सोलर ट्री भी बनाने वाले हैं जिससे कि हम लोग बैटरी में उसे स्टोर कर सकते हैं। जो बैटरी स्टोरेज वगैरह लगेंगी उसमें भी ये स्टोर होंगे और बहुत सारे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी सोलर के द्वारा पावर्ड होंगे। तो ये जो है कि इसका ये जो आपको जैसे मैंने बताया ये 10 मेगावाट का होने वाला है। प्लस ये जो पूरा कोणार्क टाउन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है बिजली की वो पूरा करेगा। और ये पूरा कहाँ से पूरा होगा कि सोलर पावर से पूरा होने वाला है, कि जो बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो उस तरह का प्रोजेक्ट है। और इसमें और क्या जानने वाली बात है कि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस होगा। आप देख सकते हो ये 100% जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा खर्चा जो है सेंट्रल से आएगा। और इसका लागत जो है लगभग 25 करोड़ का एस्टिमेट किया गया है एमएनआरई के द्वारा। एमएनआरई क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो फंडिंग करेगा 25 करोड़ इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना है इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, यानी जो इम्प्लीमेंट होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी। और उसका नाम क्या है? ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ओरिडा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर आर के सिंह के द्वारा उन्होंने क्या बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है जहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। और सूर्य टेम्पल से अच्छा उनको पॉइंट कहाँ मिलेगा जहाँ पे वो प्रमोट ज़्यादा कर सकते हैं सोलर पावर को। तो ये थे उनके बोल। तो थोड़ा सा कोणार्क टेम्पल के बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कोणार्क जो है, जो संस्कृत, ये जो है एक संस्कृत वर्ड है। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कोणा यानी कॉर्नर, या आप उसको बोल सकते हैं एंगल। आर्का मीन्स सन। सो ये क्या है कि ये ओडिशा के, ये जो टेम्पल बना है ओडिशा के कॉर्नर यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना है। और ये जो आता है पुरी में आता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पुरी, तो इसलिए इसे बोला जाता है कोणार्क। तो ये जो था कि तो अगर आप हिस्ट्री में जाओ, ये कोणार्क टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था और इसको किंग नरसिम्हा देव ने बनाया था। और वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि ये कोणार्क टेम्पल किस पार्ट में बना था। तो पहला जो सबसे मेन पार्ट था उसका बोलते हैं विमान। विमान मतलब जो मेन श्राइन होता है टेम्पल का, वो था जहाँ पे मतलब जो मूर्ति थी सूरज की, जहाँ पे रख के पूजा की जाती थी। दूसरा सबसे मेन पार्ट क्या आता है? जगमोहना। जगमोहन क्या है कि ये जो विमान है उसके फ्रंट में जो हॉल बनती है उसको जगमोहना बोला गया। और यहाँ पे सारे जो डिवोटीज होते हैं वो अगर देवता को देखना चाहते हैं तो वो जगमोहना में आके देख सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। तो थर्ड जो सबसे बड़ा पार्ट था उसको बोला जाता है नृत्य मंडप, जैसे डांसिंग हॉल। तो यहाँ पे नृत्य यानी कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता था तो वो यहाँ से होता था। और फाइनली जो सबसे बड़ा पार्ट था वो था भोका मंडप यानी ऑफरिंग हॉल। तो हम सब ये सारे पार्ट को अच्छे से थोड़ा से इस फिगर में देख लेते हैं। तो ये जो था कि मैं जैसे बोला हूँ ये विमान है, यानी ये सूर्य को डेडिकेटेड था ये मंदिर। तो ये सूर्य को जो चैरियट बोल सकते हैं या आप रथ बोल सकते हैं, कार्ट फेस्टिवल जो होता है उस तरह का। तो ये चैरियट है और ये उसके व्हील है और ये यहाँ पे आप हॉर्सेस देख सकते हैं वो चैरियट को खींचते हुए। तो ये जो था ये है आपका आर्किटेक्चर ऑफ कोणार्क टेम्पल। आप ये देखेंगे ये है आपका क्या मेन श्राइन
राइम या आप बोल सकते हैं विमान। तो ये वाला क्या है, जगमोहना, और ये वाला क्या है, नृत्य मंडप, और ये जो है ये है भोग मंडप। सो ये जो थे मेन चार आप बोल सकते हो चार पार्ट हैं इस टेम्पल के। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा फिगर आप देख सकते हो, तो ये है आपका मेन वाला जो विमान है, मेन श्राइन, और ये है जगमोहना। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये वाला। तो इससे सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, ये जो शेडेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यही वाला पार्ट आज अभी करंट सिनेरियो में एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो व्हाइट में जो दिख रहा है ये टूट चुका है। तो ये कैसे टूटा है हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो मंदिर का, ये अभी नहीं एग्जिस्ट करता, ये टूट चुका है या तोड़ दिया गया है। अभी जो बस आप कोणार्क जो देखते हो, कि जो कोणार्क टेम्पल देखते हो, बस आपको ये जगमोहना ही देखते हो, यानी ये वाला पार्ट देखते हो। और ये जो नृत्य मंदिर है ये ऑलमोस्ट पूरा टूट चुका है। और ये भोग मंडप भी का भी सेम स्टोरी है, बहुत ही तरह से टूट चुके हैं, बस सिर्फ लेफ्ट जो है वो जगमोहना ही है। तो थोड़ा व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह के 12 पेयर्स हैं। तो ये टेम्पल जो बना है, मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया है, इस तरह के ये पूरे जो है ये टेम्पल एक रथ के आकार का बना है, यानी चैरियट के आकार का बना है, और इसमें 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं। तो डिफरेंट एनालॉजीज क्या है, ये 12 पेयर्स क्यों हैं। तो 12 पेयर्स यानी ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 12 मंथ ऑफ ए ईयर। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना 12 महीने एक साल में, तो ये जो 12 पेयर्स हैं ये शो करते हैं कि ये 12 महीने ऑफ 1 ईयर। तो और इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं, ये एक सोलर वॉच की तरह भी काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि सोलर वॉच में जो शैडो कास्ट होती है उससे हम लोग एग्जैक्ट टाइम पता लगा सकते हैं, ये उस तरह का जो शैडो कास्ट होती है उससे भी हम लोग टाइम पता लगा सकते हैं। और दूसरी एनालॉजी इसकी है कि ये जो व्हील है इसको क्या बोला जाता है, व्हील ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। और इसमें जो 12 पेयर्स हैं, और ये जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आपके 12 जोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब थोड़ा हॉर्सेस या घोड़े जो लगे हैं टेम्पल में उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये एक चैरियट की तरह बना है, सूर्य के लिए सन चैरियट की तरह बना है, और इसमें टोटल 7 घोड़े हैं जो खींच रहे हैं इस चैरियट को। और ये 7 घोड़े क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये 7 डेज ऑफ ए वीक रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी जो 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके दूसरे एनालॉजी भी क्या है कि ये जो 7 घोड़े हैं ये 7 कलर्स ऑफ रेनबो भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैग्नेट और फ्लोटिंग आइडल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि कोणार्क टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो था वो मैग्नेट पे बहुत सारा मैग्नेट यूज करके बनाया गया था, जो इस टेम्पल को और दूसरे टेम्पल से बहुत ही यूनिक बनाता है। क्योंकि जब ये बनाया गया था तब वर्कर्स ने क्या किया था कि आयरन प्लेट्स जो थे उनको हर 2 स्टोन के बीच में दे रहे थे, ताकि जब बहुत सारे मैग्नेट एक साथ कनेक्ट हो सके वो सबको अटैच करके रख सके। और इस टेम्पल में कोई एक और खास बात है कि इसमें कोई पिलर भी नहीं दी गई थी। और जैसे दूसरे कोई मंदिर पे आप जाते हो तो आप देखते हो कि जो मूर्ति होती है वो किसी एक सरफेस के ऊपर बैठती, जैसे कि कोई सिंहासन हो गया वहां पे रखी जाती है। लेकिन कोणार्क टेम्पल में जो सूर्य देवता की जो मूर्ति थी वो कहीं पे रखी नहीं गई थी, ये मिड एयर में फ्लोट कर रही थी। और ये फ्लोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे, जो सारे मैग्नेट यूज किए गए थे। और सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले कर रहा था वो था एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट जो लगभग 52 टन का था, जो टॉप ऑफ द टेम्पल यूज किया गया था। और जो फ्लोटिंग आइडल था उसका क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो पहली सूरज की जो पहली किरण होती थी वो पहले जो डायमंड थी, मतलब वो जो क्राउन में जो पहले डायमंड लगी थी उस पे गिरती थी, उसके बाद पूरी मंदिर को उजाला देती थी। तो और एक जैसे इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है। ब्लैक पगोडा इसको यूरोपियन सेलर्स बोलते हैं, क्योंकि जब वो क्योंकि आपको पता है पहले कोणार्क मंदिर जो था वो बहुत ही सी के बहुत नज़दीक था, लेकिन अभी क्या हुआ कि सी बहुत पीछे जा चुका है। लेकिन पहले ये बहुत ही सी के मतलब बोल सकते हो समुद्र के किनारे था। अब जब सेलर्स वगैरह गुजरते थे इस नज़दीक से तो वो देखते थे कि ये जो मंदिर है ये बहुत काला दिखता था, तो इसको इसलिए ब्लैक पगोडा भी बोलते थे। और इसका अपोजिट था व्हाइट पगोडा पूरी जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है। तो चलिए अब थोड़ा रॉयल गार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो रॉयल गार्ड था ये दो मूर्ति थी जो एंट्रेंस के सामने रखी गई थी। तो इसमें क्या था, ये पहले रिप्रेजेंट करता था एक लायन है, उसके नीचे एक एलिफेंट और उसके नीचे एक ह्यूमन को दिखाया गया था। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये जो तीनों चीजें बनी है बस एक सिंगल स्टोन से बनी है।
तो यानी ये तीन अलग अलग मूर्तियां नहीं है, एक सिंगल स्टोन पे कार्विंग करके तीनों चीजों को एक साथ बनाया गया है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये सिंबलाइज करती हैं कि जो लायन है, जो ह्यूमन आप जो देख रहे हैं नीचे जो है ह्यूमन, जो हम लोग हैं, हम इंसान है, इंसान मनी और पावर के नीचे दब जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लायन है वो रिप्रेजेंट करता है पावर, और एलिफेंट जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आजकल हम देख सकते हैं कि सच में ऐसा ही होता है। अगर आप देखो कि जो कोणार्क टेम्पल में जो सारे काम हुए हैं, जो छोटे छोटे पत्थरों में जो काम हुए हैं या जो मूर्तियां बनी गई हैं, ये अपने समय से बहुत एडवांस या बहुत आगे थी। इसलिए अराउंड 1984 को कोणार्क टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यानी यूनेस्को में जगह मिली थी। जब से ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी भी कोई मंदिर हो या कोई हिस्टोरिक प्लेस हो, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यूनेस्को रिकॉग्नाइज करने में ये एक बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है। तो कोणार्क टेम्पल आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोणार्क टेम्पल के टूटने की कहानी के बारे में। तो जनरली आपको वहाँ ऑनलाइन या कहीं पेपर में 2-3 तरह की थ्योरी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो मेनली सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। तो पहला थ्योरी क्या बोला जाता है कि ये बोलते हैं कि ये कभी कंप्लीटली नहीं हुआ था और वहाँ पे कभी पूजा वगैरह हुई ही नहीं थी, क्योंकि जो किंग थे जो इसे बना रहे थे, नरसिम्हा देवा, उनकी जो डेथ हो गई थी। तो हम इस थ्योरी को देखेंगे ये थ्योरी सही है या नहीं। तो दूसरी थ्योरी क्या बताती है कि ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि टेम्पल के टॉप में एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट यूज किया गया था जो ऑलमोस्ट 52 टन का था, और इसकी वजह से क्या होता था कि जब कोई भी शिप वगैरह क्रॉस करती थी आपके समुद्र के किनारे से, उसको वो खुद की ओर खींच लेता था, और उनके जो कंपास थे ये वो भी सब काम नहीं करते थे। तो पोर्तुगीज ने क्या पोर्तुगीज सेलर्स जो वहां से क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो ये जो प्रॉब्लम सारा बन रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेट की वजह से हो रहा है, चलो इस मैग्नेट को ही तोड़ देते हैं। तब उन्होंने पोर्तुगीज सेलर ने जब इस मैग्नेट को तोड़ दिया, तब जैसे हम लोग को पता है कि कोणार्क टेम्पल बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से और बहुत सारे सीरीज ऑफ मैग्नेट की वजह से बना था। जब उन्होंने सबसे बड़ा वाला मैग्नेट निकाल दिया, तब ये टेम्पल बहुत टूट गया। और तीसरी थियरी क्या बोलती है कि जो एक मुस्लिम राजा थे, कड़ा पहाड़ इनका नाम है, और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। ये अराउंड 1500 शताब्दी को जब ओडिशा पे आक्रमण किए थे, तब उन्होंने की सूर्य टेम्पल और बहुत सारे दूसरे हिंदू टेम्पल को तोड़ दिया था। तो चलिए बात कर लेते हैं जो पहले थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि ये टेम्पल कभी बनी ही नहीं थी, उसमें कितनी सच्चाई है। तो हम लोग ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो पुराने सर्वे हुए थे वो कहाँ पे स्क्रिप्टेड हैं, वो सारे पाम ट्री के जो पत्ते होते हैं उसमें स्क्रिप्टेड है, और इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ओल्ड ओडिया लैंग्वेज में लिखा गया है। हम सबको बहुत सारे मैनिफेस्टो मिल जाएंगे, बहुत सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे पाम ट्री के लिप में लिखे हुए, जो बताते हैं कि किस तरह के रिचुअल फॉलो किए गए थे, किस तरह से पूजा होती थी उन सारे टेम्पल में, और इसको कौन कंडक्ट, मतलब ये जो सर्वे हुआ था तो कब हुआ था, ये सर्वे राजा पुरुषोत्तम देव ने किया था, और ये जब रूल कर रहे थे खोरदा को तभी इन्होंने किया था। ये इन्होंने सिर्फ कोणार्क टेम्पल को नहीं, इन्होंने लिंगराज टेम्पल और पूरी जगन्नाथ टेम्पल, इन सभी को सर्वे किया था, और इन्होंने डिटेल स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें कि सारे डायमेंशन, क्रॉस सेक्शंस कितने हैं, कितना एरिया आता है टेम्पल के अंदर, कौन से पार्ट में पूजा होती है, कौन से सारे पार्ट के डिस्क्रिप्शन सारे लिखे थे। तो ये जो मैनिफेस्टो हमारे पास है, जो स्क्रिप्ट हमारे पास है, वो एनफ है प्रूव करने के लिए कि ये जो कोणार्क टेम्पल था ना ही सिर्फ बना था, कंप्लीट भी हुआ था, और उसमें पूजा भी वगैरह भी होती थी। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज, ये उन सर्वे जो कर रहे थे उन्होंने पाम ट्री पे ये इमेज ड्रॉ भी करके बताई है कि इस तरह से दिखता था टेम्पल। और ये जो सर्वे हुआ था ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी में किया गया था। तो अगर आप देखो तो ये जो पहला वाला जो थ्योरी है, हम इसको बोल सकते हैं कि पहला वाला थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा और तीसरे थ्योरी में कुछ सच्चाई है जो हिस्ट्री में हम लोग को मिल सकती है, लेकिन पहले वाले के बारे में कुछ नहीं मिलती। आप भी अपना व्यू इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।